ठीक है दोस्तों, अब नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर की अगली कड़ी में अपन देखेंगे महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ होती है ना, उससे भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो देखेंगे अपन अभी। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, क्योंकि इसे अलग अलग समय में देखो अलग अलग भाषाएं प्रचलित थी। पहले संस्कृत, कहीं फिर वो बौद्ध, जैन, प्राकृत, पाली, खरोष्टी, और फिर साउथ की तमिल, कन्नड़, तेलुगु, ये सब अलग अलग लैंग्वेज में स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं ना, जैसे मराठी, तो स्पेसिफिक वर्ड्स या कोई स्पेसिफिक पोस्ट होती थी ना, कोई पद, विशेष पद होता था, उसके लिए अलग नाम होता था, है ना। उस हिसाब से महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों को अपने को एक बार देखना जरूरी है। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावली के ऊपर दो वीडियो लाऊंगा मैं, एक वीडियो ये और एक इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो, है ना। उससे क्या होगा, मुख्य मुख्य सारी शब्दावली अपने कवर हो जाएगी। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं अपन। ठीक है, कोई समझाने की बात होगी तो समझा दूंगा मैं, आगे देखते हैं ना। हाँ, एक ये सबसे पहले है अदेव मात्रक। मात्रक बोलते हैं भूमि को। और अदेव, देव देव मतलब इधर एक तरह से आप समझोगे ना, तो वो वर्षा के हिसाब से है ना। वर्षा, वर्षा को भगवान का रूप बताया गया है, देव। इंद्र भगवान बारिश के होते हैं ना, उस हिसाब से देव। अदेव मात्रक मतलब, अदेव मात्रक का मतलब जो देव यानी वर्षा के ऊपर निर्भर नहीं है, तो वो कैसी भूमि होगी, सिंचित भूमि। ठीक है, फिर है देव मात्रक। मात्रक वापस भूमि के लिए, देव हो गया तो इसका उल्टा कि वर्षा द्वारा सिंचित, है ना, क्योंकि देव वर्षा बारिश को बताया गया है ना, तो वर्षा द्वारा सिंचित है, तो वो हो गई देव मात्रक। ठीक है, फिर है नदी मात्रक। तो अभी ये नाम है ना, तो सीधे समझ में आ जाएगा कि भाई नदी मात्रक है तो नदी द्वारा सिंचित, है ना। अब क्या होगा कि अपन जब ये टर्म्स यानी मात्रक समझ गए, देव नदी उस हिसाब से समझ गए, अब यूपीएससी कहीं से भी टर्म्स उठा के कोई भी नया वर्ड्स लेके आ जाएगी ना, तो कुछ तोड़ मरोड़ के अपन आंसर तक पहुंच ही जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही पहुंचना होता है आंसर तक। देखो, फिर है अग्रहार। अग्रहार मतलब उपहार में, राजा किसी को उपहार में भूमि देता है ना, उसको बोलते हैं अग्रहार। राजा द्वारा उपहार में दी गई भूमि, उसको बोलते हैं अग्रहार। एक है अरगट। अरगट वो पहिया जो होता है ना, कुआं बनता है, कुएं के ऊपर होता है वो व्हील, वो वाला बाल्टी, तो कुएं के ऊपर जो बनता है ना, वो हो गया व्हील। अरगट, सिंचाई में प्रयोग किए जाने वाले जल चक्र। ये जल चक्र होता है, सिंचाई में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे फारस, मतलब फारस से आया है मुख्यतः ना ये शब्द भी, और ये टेक्निक भी। फिर चाचर। चाचर शब्द है जब किसी भी भूमि को 3-4 वर्षों तक अपन उस पर खेती नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं चाचर। और पड़त भी बोलते हैं, जब वो 3-4 साल तक उसको पड़ती भी बोलते हैं ना, 3-4 साल तक उस पर मतलब रख दिया उसको, उस पे भूमि कृषि नहीं किया, है ना। तो वो, तो 3-4 साल तक अगर खेती नहीं करोगे तो उसको चाचर बोलेंगे ना। फिर मिरासीदार। मिरासीदार शब्द किसके लिए है, अभिजात वर्ग है। मिरासीदार शब्द किसके लिए, अभिजात वर्ग, जो पोस्ट में ऊपर होते हैं ना, जिनका कुछ वैल्यूबल पोस्ट होती है जिनके पास में, उसको बोलते हैं मिरासीदार। फिर पोलज। पोलज है लगातार कृषि। देखो 3-4 साल तक अगर आप कृषि नहीं करोगे तो चाचर, और कंटिन्यू करते जाओगे तो पोलज, है ना। ये वैसे एक दूसरे के ऑपोजिट है। फिर है तकावी। तकावी क्या है, एडवांस है तकावी एक तरह से, कि भाई एग्री किसान खेती करता है, और खेती करने से पहले उसको दिया जाता है वो, जैसे बीज खरीदने के लिए, खाद बीज खरीदने के लिए कुछ अग्रिम पेमेंट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं तकावी, है ना। बुआई के लिए अग्रिम पेमेंट, ये हो गई तकावी, है। उसर या उसर, ये दोनों देख लो। ठीक है, ये बंजर भूमि के लिए है। उसर शब्द किसके लिए है, तो बंजर भूमि के लिए। ठीक है, आगे अपन एक और इधर शब्द देखेंगे, खिला। खिला करके आएगा आगे शब्द, है ना, वो भी बंजर भूमि के लिए खिला शब्द। फिर है वेलन बग गई। ये शब्द भी एनसीईआरटी में है दिया हुआ, ये वर्ड वेलन बग गई। वेलन बग गई किसके लिए, गैर ब्राह्मण को भूमि,
गैर ब्राह्मण को भूमि। जैसे ब्राह्मण को तो क्या ब्रह्मदेह शब्द होता है, ब्रह्मदेह का मतलब होता है ब्राह्मण को दी गई जमीन। तो मैंने लिखा इसलिए नहीं, वो तो नाम से समझ जाएंगे अपन के ब्रह्मदेह यानी ब्राह्मण को दे, है ना, इसलिए लिखा नहीं इधर मैंने। लेकिन जो वेलन वगई है गैर ब्राह्मणों को, यानी जो ब्राह्मण नहीं है उनको अगर जमीन दी तो वो वेलन वगई, है ना। बलि, बलि एक तरह का स्वैच्छिक भेंट या स्वैच्छिक कर है। शुरुआत में ये स्वैच्छिक था, बाद में इसको ये कंपलसरी कर दिया था, है ना, अनिवार्य कर दिया था बाद में। बलि है ना, वो ऋग्वेदिक काल में बलि शब्द राजा को दिया जाता था, जो प्रमुख होता था उसको स्वैच्छिक भेंट, जो गांव के सभी लोग है अपनी इच्छा से कुछ न कुछ ले जाके राजा को उसके भेंट स्वरूप देते थे। वो पहले था स्वैच्छिक था, बाद में क्या हो गया, इसको कंपलसरी कर दिया। धीरे धीरे वो हो गया ना कि राजा को आदत हो गई भेंट लेने की, कोई नहीं लाता था तो फिर उसको इनडायरेक्टली कुछ न कुछ प्रताड़ना मिलती थी, धीरे धीरे उसका स्वरूप कंपलसरी पे आ गया, है ना। फिर है भट्ट, भट्ट याद रखना पुलिस कर है, भट्ट पुलिस कर है, पुलिस से लिया जाने वाला कर नहीं है। पुलिस रखी है आपकी सुरक्षा के लिए, उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो है कर, भट्ट, भट्ट ना। फिर चरी, चरी चरा तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, जैसे चर चर जहाँ भी आएगा ना तो वहां देख लेना चराई से संबंधित है, ग्रेजिंग। जब पशुओं को चरा भूमि होती है, पड़त भूमि कुछ कहीं पे, पशुओं के लिए चारे के लिए वो भूमि रिजर्व रखे थे कि भाई ये इस भूमि पे सिर्फ चराई ही होगी पशुओं की, तो वो चराई होगी। लेकिन उस भूमि पे भी टैक्स लगता था, ये खिलजी लेता था टैक्स, है ना। पशु चारण कर, चराई पे कर, है ना, पशु चारण कर। तो चर का ध्यान रखना है ना, कहीं कहीं पे जो और मैंने देखी शब्दावलियां उसमें चर वर्ड आ जाएगा ना, स्पेसिफिक चर, चर से आप सीधा चराई पे चले जाना कि भाई चराई से संबंध करे पशु की। चौथ और सरदेशमुखी ये इंपॉर्टेंट है, मराठा कर शिवाजी के, चौथ और सरदेशमुखी। देखो चौथ सरदेशमुखी में बहुत कंफ्यूजन रहता है सबको, चौथ क्या सरदेशमुखी क्या, चौथ किससे लिया जाता था, सरदेशमुखी किससे लिया जाता था, ठीक है। तो मैं अब भाई मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, आप देख लो, है ना। चौथ शब्द देखोगे तो एक तरह का ये सुरक्षा कर है, ठीक है, और 25% यानी 1/4, कहीं कहीं पे 1/4 लिखा आता है तो एक ही बात है ना। और सुरक्षा कर है, सुरक्षा कर मतलब जो मराठे होते थे ना, वो ये जिन एरिया पे इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से राज करते थे ना, अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, अपना नियंत्रण रखते थे वहां पे, तो उनको क्या बोला जाता है, भाई आपकी सुरक्षा के लिए हम हैं यहाँ पे, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हम आपको सुरक्षा दे देंगे, लेकिन उस सुरक्षा के बदले में आपको कर देना पड़ेगा। तो वो हो गया चौथ। चौथ किसके लिए है कि बाहरी आक्रमण और उन सब से बचाने के लिए कर, चौथ। चौथ एक तरह का सुरक्षा कर है, और प्रतिशत आप देख लिया 25%, 1/4, ठीक है। फिर देखो सरदेशमुखी, सरदेशमुखी देखोगे तो अतिरिक्त कर है, ये जो 10% होता है ना, ये चौथ के अतिरिक्त ही है ना। जो चौथ है उसके अलावा 10% है एक्स्ट्रा अतिरिक्त कर, तो जिन पे ऊपर चौथ लगती थी उनके ऊपर ये लगता था, है ना। चौथ क्या होता था, सब पे लगता था, यानी कि जहाँ पे मराठों का शासन चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, सब पे लगेगा चौथ। लेकिन जब जहाँ पे डायरेक्ट है वहां के तो वो मुखिया हो गए, सरदार हो गए, सरदेशमुख खुद को बोलते थे, सरदेशमुख ये, यानी कि उस एरिया के हम मुखिया हैं, लीडर है, हम ही हैं यहाँ के सर्वे सर्वा, ठीक है। तो वो सरदेशमुखी इसलिए, तो वो उन एरिया पे यानी महाराष्ट्र में, मुख्यतः महाराष्ट्र के जो इलाके में मराठों का प्रत्यक्ष रूप से था शासन, वहां से ली जाती थी सरदेशमुखी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहां से चौथ नहीं ली जाती थी, चौथ तो वहीं से ली जाती थी। इसका मतलब क्या हो गया, जिन एरिया से सरदेशमुखी आप लोगे तो वहां पे चौथ का जो 25% प्लस 10% सरदेशमुखी यानी 35% कर होता था, है ना। सरदेशमुखी आया इसका मतलब चौथ तो है ही है, सरदेशमुखी एक्स्ट्रा है, 35% कर लगता था, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मुख्यतः महाराष्ट्र, मुख्यतः बोल रहा हूँ, है ना, उसके आसपास में मतलब जो काफी एरिया है जो आज के टाइम में महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन उस टाइम, वैसे उस टाइम तो महाराष्ट्र नाम ही नहीं था।
फिर जजिया कर। जजिया कर देखोगे तो गैर मुसलमानों पर कर, कि आप मुसलमान नहीं हो इसलिए आपके ऊपर कर लगाया जा रहा है, तो वो जजिया कर है ना, सीधा सीधा कि भाई आप मुस्लिम नहीं हो इसलिए आपके ऊपर कुछ कर है, आपको देना पड़ेगा। फिर खराज। खराज एक तरह का भू राजस्व है ना, जमीन पे लिया जाने वाला कर। खराज, सॉरी, खिराज है ये, और खराज है गैर मुस्लिमों से, ठीक है। खिराज सबसे, सीधा आडेकट सबसे लिया जाता है ना, और खराज हो गया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, खराज। और खम्स ये भी कर है, ठीक है। लेकिन क्या, खम्स एक तरह का है ना इनकम टैक्स है, ध्यान रखना। खम्स, खम्स एक तरह का इनकम टैक्स है, लेकिन कौन से इनकम पे, जब क्या होता है कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम में की बात है ये, फिरोज शाह ना, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, FST यहाँ लिख दिया मैंने। वैसे ये मुख्य तो ये सारे कर उसके फिरोज शाह के ही है ना, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे लिया जाता था। अतिरिक्त आय पे कर कैसे हुआ, अतिरिक्त आय कैसे, जब उसका परिवार और उसका खुद का भरण पोषण करने के उपरांत कुछ आय एक्स्ट्रा इनकम बचती है तो उसके ऊपर जो कर लिया जाता है वो, तो 1/5 है, एक तरह से 20% हो गया है ना, 20%। फिर है सरब या सर्ब, एक ही बात है ना, कहीं कहीं पे सरब लिखा आता है कहीं पे सर्ब, तो वो एक तरह का जल कर है ना, जल आपूर्ति पे जो कर लगता था कि भाई जो सुल्तान है, ठीक है, सुल्तान है आपके लिए नदी नहर, कुछ नदियों से नहरें निकाल के आपके जमीन तक पानी पहुंचाया है, आपको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया, जल की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई है, इसके बदले में आपको कर चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हो गया जल कर, सर्ब या सर्ब, ठीक है। फिर है शुल्क। अब सिर्फ शुल्क देखोगे तो भी वही सीमा शुल्क, पथ कर, वो टोल टैक्स वगैरह वो है ना, उसको शुल्क बोला जाता था पहले। वेट्टी, वेट्टी शब्द इंपॉर्टेंट है। वेट्टी शब्द है जबरन श्रम, फोर्स लेबर है, जबरन श्रम, श्रम नहीं श्रम, जबरन श्रम, तो फिर से श्रम बोल रहा हूँ देखो, जबरन श्रम, ठीक है। जकात या सदका, जकात या सदका ये मुसलमानों से लिया जाता था। तो अपन ने देखो एक ऊपर देखा था अपन ने, ये वाला, और एक ये जजिया। जजिया किससे हो गया, गैर मुसलमानों से, और जकात किससे हो गया, मुसलमानों से, और जकात का दूसरा नाम सदका, रह जाएगा याद। वेटी पूछेगा तो क्या बोलोगे आप, वेटी, वेटी क्या है, वेटी ये फोर्स लेबर, जो जबरन श्रम होता है, कि भाई आप, राजा आपको कभी भी बिना पैसों के श्रम के लिए बुला सकता है और आपको देना पड़ेगा, वो वेटी, ठीक है। फिर आता है श्रेणी। देखो मैंने यहाँ सब मिक्स करके लिखा है ना, अलग अलग नहीं कि भाई मुगलों में ये था या शिवाजी के टाइम में ये था, अलग अलग करके नहीं, मिक्स ही लिखा है, क्योंकि वैसे एग्जाम में राजा का नाम लिख के तो आएगी नहीं ये शब्दावलियाँ, सीधे आएगी शब्दावलियाँ कि भाई ये किससे संबंधित है या इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे राजा का कुछ है नहीं, तो फालतू में वो मेहनत क्यों करनी अपने को कि किसी राजा के साथ में जोड़ जोड़ के देखो, वहाँ पे आएगा, ठीक है। भाई जिस शिवाजी का, जैसे अपन इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री की जब क्लासेज लेंगे तो वहाँ पे शिवाजी का आएगा, तो वहाँ पे सब चौथ सरदेशमुखी लिखेंगे, वहाँ भी समझेंगे, ठीक है, वहाँ तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग से मतलब कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है ना। आप लोग तो पढ़ा तो अपने नाम ले लिया ना, शिवाजी के संबंधित है ये, फिर तुगलक का है ये, बस इतना ही, ठीक है। अलग अलग करेंगे तो फिर एक जैसे फिरोज शाह तुगलक का लेंगे ना, उसी में बहुत सारी आ जाएंगी। फिर देखो अपन नेक्स्ट देखो, श्रेणी। श्रेणी होती है व्यापारियों का संघ। फिर बंजारा, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू पूछा है, व्यापारी, यूपीएससी के पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आ चुका है, व्यापारी। हुंडी भी आ चुका है, हुंडी होता है विनिमय पत्र, हुंडी क्या होता है, विनिमय पत्र, एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं ना इंग्लिश में, विनिमय पत्र, कि आपको कुछ फ्यूचर में भाई भविष्य की किसी तिथि को पेमेंट करने के लिए आज मैं वचन पत्र लिख के दे देता हूँ, है ना, कि भाई आज मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि फ्यूचर में आपको इस डेट को
मैं वापस पेमेंट कर दूंगा, या आप वो जो भी ये पत्र लेके मेरे पास आएगा मैं उसको वापस पेमेंट दे दूंगा। तो ये हो गया हुंडी, एक तरह का विनिमय पत्र। और मणिग्रामम व्यापारियों की श्रेणी, मणिग्रामम व्यापारियों की श्रेणी। फिर रजुक, रजुक होता था दंड अधिकारी, दंड देने वाला अधिकारी, रजुक। ये वापस देखो ये मौर्यों का आ गया, ये शब्दावली मौर्य वाली आ गई धीरे धीरे, है ना। रजुक या दंड अधिकारी। फिर है समाहर्ता, मुख्य राजस्व संग्राहक, मुख्य राजस्व संग्राहक। ये भी पीवाई के मतलब यूपीएससी पूछ चुका है इसके बारे में भी। अमात्य, उच्च प्रशासनिक अधिकारी या न्यायिक पद, है ना, जो न्यायिक या प्रशासनिक लेवल में सबसे ऊपर होता है ना, तो मतलब उसके लिए ये शब्द है अमात्य। ठीक है, महामात्य, अमात्य, महामात्य हो गए सबसे ऊपर, लीडर, हेड, इसलिए अमात्य एक लिख दिया ना, उससे आपको समझ आएगा। सन्निदाता, सन्निदाता है कोषाध्यक्ष, अक्ष पटलाध्यक्ष, अक्ष पटलाध्यक्ष, अक्ष पटलाध्यक्ष, तो लेखाकार है ना, महालेखाकार। कैग, कैग होता है जैसे अपने कैग सीएजी, तो उसी टाइप से ये। गोलमिक, गोलमिक मतलब गांव का मुखिया, गोलमिक मतलब गांव का मुखिया, ग से गांव, गांव का मुखिया, है ना। खिला मैंने बताया ना, बंजर भूमि के लिए खिला शब्द का प्रयोग किया जाता है। महतर हो गया गांव का प्रधान, ठीक है, महतर यानी महान आदमी, गांव का जो महान आदमी है यानी प्रधान। और भूमाप से संबंधित इकाइयां, ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट, ठीक है। सबसे पहले देखोगे तो कुल्यवाप, फिर है द्रोणवाप, फिर है अधवाप, फिर है निवर्तन और पदवर्त, ठीक है। ये वाप वाप वाले तो आपको कैसे, माप, माप शब्द होता है यानी मापना, माप से हो जाएगा वाप, तो ऐसे याद रख लेना। अगर कहीं पे वाप शब्द आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, पैमाइश है, भूमाप की इकाई है कुछ ना कुछ, जरूरी है, ये ध्यान रखना है ना, तो सीधा आपको याद हो जाएगा। और एग्जैक्ट वर्ड याद हो रहा तो उससे अच्छी तो क्या बात है ना, एग्जैक्ट वर्ड याद हो रहा है आपको तो सबसे बढ़िया तो वर्ड याद करना है। और अगर वहाँ कुछ वाप और ऐसा नया वर्ड आ जाए उसके पीछे वाप या माप ऐसा कुछ लिखा है तो अपन फिर वहाँ पे इसी के साथ जाएंगे, वही भूमाप की इकाई है ये, ठीक है। फिर निवर्तन या पदवर्त, पश्चिम भारत में, पदवर्त तो पश्चिम भारत में भूमाप की इकाई है, और निवर्तन भी भूमाप की इकाई है, ठीक है। निवर्तन और ये पदवर्त। और एक काठी, शिवाजी के टाइम में है ना, महाराष्ट्र में भूमाप की जो इकाई होती थी वो थी काठी, काठी बोलते थे उसको, है ना। सर ए नौबत, सेना नायक, सर ए नौबत यानी सेना नायक। सुमंत या दबीर, विदेश मंत्री, सुमंत या दबीर, विदेश मंत्री। तो आज के टाइम में भारत के कौन है सुमंत या दबीर, तो एस जयशंकर, है ना, श्रीमान एस जयशंकर जी, वो आज के टाइम में कौन है, सुमंत या दबीर। तो सुमंत या दबीर मतलब विदेश मंत्री, ये ध्यान रखना, विदेश मंत्री को सुमंत या दबीर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में और मैं लेके आता हूँ मुख्य शब्दावलियाँ। ओके, थैंक यू। और एक लाइक, लाइक तो कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़, बोलने की क्या जरूरत है, वैसे भी आप सब्सक्राइब करोगे तब नवा जो नया वीडियो आएगा तो आपके साथ में वो बेल आइकन वगैरह दबाओगे तो सीधा आपके पास जानकारी आ जाएगी। ओके, थैंक यू।